हेलो एवरीवन, आइए हम लोग एक्सरसाइज 6F क्लास 10 मैथ का 6F का क्वेश्चन नंबर 11। आकृति में पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक। यह आकृति दिया हुआ है। ये जो पी एस है कोण क्यू पी आर यानी कि इसका समद्विभाजक है। ये और ये बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि QS बटे एस आर बराबर PQ बटे PR। आप लोग अगर कहीं मेरा एक वीडियो है, एक महत्वपूर्ण उदाहरण करके है, अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो इस सवाल को चुटकी बजाते हल कर लेंगे, और नहीं देखे हैं तो मैं फिर से इस सवाल को लगा देता हूं। हालांकि वो एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में है और एक्सरसाइज में उससे संबंधित बहुत से सवाल थे तो उसको मैं बताया था। अब यहाँ पर ये खुद सवाल के रूप में आ गया है तो इसको हल किया जाए। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक। ये देखिए कोण का समद्विभाजक है, ये हो गया समद्विभाजक है। इतना चीज दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्यू एस बटे क्यू आर एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर। ठीक है, इतना। अब इसमें हमको प्रूफ करने के लिए रचना करनी होगी, इसलिए हमने इसमें रचना का पॉइंट छोड़ा हुआ है। इस PQ को आगे बढ़ा दें। क्योंकि ये अपने मन से हम कर रहे हैं, ये अलग से कर रहे हैं, रचना में पार्ट है इसलिए डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और इसके बाद PS के समांतर R से इस पर एक रेखा खींचते हैं कि PS के समांतर है ना, ऐसे करके आगे बढ़ाते जाएंगे। ये रचना वाला पार्ट इसको मैं मिटा दे रहा हूं और इसका नाम दे दे रहा हूं PQRS T नाम दे दे रहा हूं। यह PS और TR समांतर है। तो रचना में हम लोग क्या किए? PQ की बढ़ी हुई रेखा को PS के समांतर TR खींचा। PQ को आगे बढ़ाया, PQ को आगे बढ़ाया QP का मतलब कि Q से P को QP को आगे बढ़ाया, PS के समांतर PS के समांतर R से TR समांतर TR खींचा, सीधे सीधे TR खींचा, है ना। यानी कि अर्थात PS पैरेलल टू RT। ये अब उत्पत्ति में, अब ये हम ऐसा करते हैं ना, ये कोण 1 ले लें, एंगल 1, एंगल 2, इसको एंगल 3 कर दें और इसको एंगल 4 कर दें। ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, PS समांतर TR, PS पैरेलल टू TR है, अतः
आर तिर्यक रेखा होगी, पी आर तिर्यक रेखा होगी। ये और ये समांतर है तो ये तिर्यक रेखा होगी। जब तिर्यक रेखा होगी तो कोण 2 और कोण 3 बराबर होंगे। कैसे? एकांतर कोण, कोण 2 बराबर कोण 3। इसको समीकरण नंबर हम 1 भी देंगे और यहां पर लिख देंगे एकांतर कोण। एक काम हो गया ये। अब चूंकि पी एस समांतर टी आर है, पुनः पी एस पैरेलल टू टी आर, तो ये जो रेखा है पी क्यू, ये तिर्यक रेखा होगी ना भाई। इस रेखा को चाहे ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे, तिर्यक रेखा होगी तो लिखेंगे अतः पी क्यू तिर्यक रेखा होगी। पी क्यू क्या, बल्कि इसको हम कर दें क्यू टी, टी क्यू। तो जब यह रेखा इसके समांतर है, सॉरी तिर्यक रेखा, ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा हो गया, इसका मतलब कि कोण 1 और कोण 4 बराबर होंगे। और ऐसे कोणों को हम लोग संगत कोण बोलते हैं, एक ही तरह के कोण होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 4, यहां पर लिख देंगे संगत कोण। संगत कोण हो गया। अब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। और ये चीज ये दिया हुआ है ना कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये दिया हुआ है। अच्छा संभाजक है तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये दिया नहीं था इसलिए हम लिखे नहीं थे। तो जब हम लोग उसको कोण 1 और कोण 2 लिख दिए तो इसका मतलब कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो परंतु कोण 1 बराबर कोण, हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं ना कि देखिए ये क्यू आर टी, त्रिभुज क्यू आर टी में भुजा टी आर और भुजा पी एस जब समांतर हो जाएंगे तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, पहला प्रमेय थेल्स प्रमेय के अनुसार क्यू एस बटे एस आर जो कि लाना है, क्यू एस बटे एस आर जो कि लाना है, इसकी बटे में क्या होता है पी क्यू बटे पी टी। अब पी क्यू तो ठीक है लेकिन ये पी टी कहाँ है, ये तो पी आर है ना। तो हम कोणों के प्रयोग से पी टी और पी आर में संबंध निकालना चाहते हैं कि पी टी और पी आर में क्या संबंध है, इसी को संबंध बताने के लिए ही इतना कर रहे हैं। अच्छा परंतु कोण 1 बराबर कोण 2 ये तो दिया है। तो जब कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं तो ये देखिए कोण 1 बराबर 4 है और कोण 2 बराबर 3 है और कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण 1 2 3, ये समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा 3 और 4 बराबर हो जाएंगे, कोण 3 इक्वल कोण 4। यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब इसके सामने की भुजा, 3 के सामने की भुजा पी टी और 4 के सामने की भुजा पी आर, ये भी बराबर होगा। कोण 3 के सामने की भुजा क्या है पी टी और कोण 4 के सामने की भुजा
पी आर, ये बराबर हो गया। अब बस ये हमारा काम हो गया। देखिए इसमें और इसमें रिलेशन मिल गया, यानी कि पीटी और पीआर बराबर है। तो अब त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में टी आर टी समांतर पी एस या पी एस समांतर आर टी, जब ये होगा तो अतः थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्यू एस बटे एस आर बराबर क्यू एस बटे एस आर, है ना। ये क्यू एस इसका लिया है तो हम पहले पी क्यू लेंगे बराबर पी क्यू, फिर ए एन ये लिया है ना तो ये लेंगे पी टी। सब मिल गया है, क्यू एस एस आर पी क्यू, क्यू एस एस आर पी क्यू, बस यही नहीं मिला है। तो पी टी और पी आर में संबंध पता है ना, पी टी बराबर पी आर, यहां पर लिख देंगे क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर। क्यों हुआ बराबर, क्योंकि पी टी बराबर पी आर, यहां पर लिख देंगे चूंकि पी टी बराबर पी आर। ठीक है, उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आकृति में डी त्रिभुज एबीसी के कर्ण एसी पर स्थित एक बिंदु है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका ये कर्ण है, कर्ण कह दिया, इसका मतलब कि ये यहाँ पर समकोण है और इस कर्ण पर स्थित एक बिंदु डी है। डी को ये नहीं कह रहा कि मध्य बिंदु में है या किसी खास जगह पे, कहीं पर स्थित एक बिंदु है। जबकि बी डी परपेंडिकुलर टू एसी, जबकि ये बी डी है, बी को डी से अगर मिला दे तो ये लंबवत हो जा रहा है एसी पर, यानी कि बी डी एसी के साथ 90 अंश का कोण बना दे रहा है। तथा डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी, डी एम 90 अंश का कोण बना रहा है बी सी के साथ, और डी एन 90 अंश का कोण बना रहा है ए बी के साथ। तो सिद्ध कीजिए कि दो पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में लिया हूं डी एम स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एम सी। क्या क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी के कर्ण एसी पर स्थित एक बिंदु है। जबकि यहाँ पर दिया है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी और डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ये इतना दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है डी एम स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एम सी। रचना कुछ करना नहीं है, तो उपपत्ति पर आते हैं सीधे। अच्छा हाँ, बात हम कर रहे थे कि जब ये कर रहा है कि कर्ण एसी, कर्ण एसी, इसका मतलब कि ये 90 अंश होगा, क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज में ही होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसी को कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण कह दिया तो इसका मतलब कि ये 90 अंश। अच्छा, जब ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कोण ए बी सी, या ऐसे करें एन बी
एम कोण एन बी एम बराबर 90 अंश, कोण बी एम डी बराबर 90 अंश, और कोण डी एन बी बराबर 90 अंश। और ये चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज डी एन बी एम में, डी एन बी एम में कोण एम डी एन या एन डी एम बराबर, देखिए 270 होगा, तो 360 माइनस 270 कर दें अगर, तो ये भी आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो इस तरह से अतः दिस इंप्लाइज डी एन बी एम एक वर्ग होगा या आयत होगा, क्योंकि वर्ग में भी चारों कोणों का मान 90-90 होता है, और आयत में भी चारों कोणों का मान 90-90 होता है। तो ये क्लियर नहीं है कि ये वर्ग होगा या आयत होगा, तो या तो वर्ग होगा या तो आयत होगा। अगर ऐसा है तो वर्ग में या आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो बी एम बराबर एन डी, बी एम बराबर एन डी, दिस इंप्लाइज बी एम बराबर एन डी, तथा बी एन ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, बी एन बराबर डी एम। इसको समीकरण देना होगा, ये समीकरण नंबर 1 और बी एन बराबर डी एम समीकरण नंबर 2। हम लोग प्रमेय नंबर 7 पर चर्चा करें। प्रमेय नंबर 7 क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा यानी कर्ण पर लंब डाला जाए तो समकोण त्रिभुज जो है दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है। तो दोनों त्रिभुज जो है परस्पर यानी आपस में एक दूसरे के समरूप होते हैं तथा मूल त्रिभुज यानी कि जो पहले समकोण त्रिभुज था उसके भी समरूप होते हैं। यहां पर आ जाए जरा, हम ये देखिए यहां पर 90 अंश है, तो इसका मतलब कि CDB या BDC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 अंश है ना, समकोण त्रिभुज है और इस समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा यानी कर्ण पर लंब डाला गया है। तो इसका मतलब कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समरूप होगा। जब समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ। समकोण त्रिभुज BDC में समकोण त्रिभुज BDC में DM परपेंडिकुलर टू BC, अतः त्रिभुज BMD इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMC। देखिए समरूप त्रिभुज में हम लोग चर्चा किए थे, जैसे BMD डी पर समाप्त होगा ना, तो अगला त्रिभुज जो है D से शुरू होगा DMC, ऐसे करेंगे, M को बीच में रखेंगे, यहाँ पर
एम को बीच में रखेंगे। चलिए ये हो गया। तो जब ऐसा है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी बी एम बटे डी एम, बी एम बटे डी एम बराबर एम डी बटे एम सी, या डी एम बटे एम सी, ऐसा। ठीक है, तो इधर डी एम स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एम स्क्वायर बराबर बी एम इंटू एम सी। लेकिन यहाँ पर देखें बी एम बराबर डी एन, डी एन कर दें यहाँ पर, क्योंकि उसमें डी एन दिया है और उसमें डी एम दिया होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम बी एम बराबर डी एन, तो बी एम की जगह डी एन रख दें तो हमको मिल जाएगा डी एम स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एम सी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में है, इसी का सेकंड पार्ट है डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन प्रूफ करना है। तो ये पार्ट तो सब वही रहेगा, ये पार्ट सब वही रहेगा। इसको वर्ग या आयत सिद्ध करने के लिए, इसको वर्ग या आयत सिद्ध करने के लिए वही रहेगा। सब कुछ ये हो गया, बी एम बराबर डी एन और बी एन बराबर डी एम, ये तो वही रहेगा। अब हम त्रिभुज जो लेंगे, अब देखिए जब ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। जब इधर 90 अंश है तो उधर भी 90 अंश हुआ। इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज के सिर से सामने वाली भुजा यानी कर्ण पे लंब डाला गया है। तो इसका मतलब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, अतः यह, हाँ समकोण त्रिभुज लिखे तो है, अतः त्रिभुज ए एन डी, डी पर समाप्त हुआ, फिर डी से शुरू करेंगे, डी एन बी ऐसे। अतः त्रिभुज ए एन डी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एन को बीच में रखेंगे और बी, ए एन डी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एन बी, ये हो गया। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हम इसमें अनुपात लेंगे, तो ए एन बटे डी एन, इसी में देखिए मिलेगा ए एन बटे डी एन बराबर डी एन या एन डी, ए एन ये जब लेंगे तो इसके साथ ये लेंगे, जब ये लेंगे तो ये लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेते हैं ना। तो क्या हो गया, ए एन बटे डी एन बराबर डी एन डी या डी एन बटे एन बी। तो डी एन स्क्वायर हो जाएगा, डी एन स्क्वायर बराबर एन बी इंटू ए एन बी इंटू ए एन। डी एन स्क्वायर तो हमको चाहिए, ए एन भी चाहिए, सिर्फ एन बी को बदलना है। तो एन बी बराबर डी एम यहाँ पे है, एन बी, यहाँ पे एन बी लिखते, कन्फ्यूजन हो रहा है, एन बी बराबर डी एम। तो एन बी की जगह हम डी एम रख दें, तो डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन। यहाँ पर आगे चाहे तो
आप लिख सकते हैं चूँकि NB बराबर DM। ठीक, ये हो गया दोनों पार्ट इसका।